आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर झारखंड के जामताड़ा से आ रही है। इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। SC/ST थाने में शिकायत दर्ज हुई है। सीता सोरेन की बेटी ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। विवादित बोल के खिलाफ यह शिकायत, जिसमें सीता सोरेन की बेटी पर भी सवाल उठाए गए थे। कैरेक्टर पर सवाल से बेटियां भी आहत हैं और ऐसे में मुश्किलें इरफान अंसारी की बढ़ती हुई। सीता सोरेन की बेटियों ने दर्ज करा दिया मामला। फिलहाल में ही डॉक्टर इरफान अंसारी जी ने हमारे लिए, मेरी माँ के लिए एक टिप्पणी की थी। कहा था उनको रिजेक्टेड माल, और माल शब्द जो उन्होंने यूज़ किया है वो महिलाओं के लिए बहुत ही ख़राब शब्द है, क्योंकि ऐसे शब्द का प्रयोग करके कोई भी इंसान इससे बच नहीं सकता। और अगर इसको बोल करके वो सोच रहे हैं कि फ़्लो में निकल गया या जो भी निकल गया, फ़्लो में अगर किसी की माँ को माल, अच्छा माल या बुरा माल ऐसे शब्द बोल करके भी यूज़ करे तो वो बहुत ही ख़राब लगता है। और ऐसी बात की शिकायत की है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी औरत के ऊपर, चाहे वो किसी भी समुदाय की क्यों ना हो, वो ऐसे लांछन नहीं लगा सकते। वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर एक लांछन उठा रहे, एक उंगली उठा रहे जो बेसलेस है। तो अगर आप एक बेसलेस पॉइंट मीडिया के सामने रखते हैं तो वो हमारे कैरेक्टर के ऊपर असैसिनेशन हुआ। ये कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, किस लिए। और हम चाहते हैं कि वो मीडिया में आए। मीडिया ही नहीं बल्कि अब हमने इसके थाने में इसका रिपोर्ट भी लिखा है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और क्लियर करे कि क्या, किसको फंसाया, हमने क्या फंसाया। क्योंकि रविंद्रनाथ महतो जी के बेटे से तो हम में से किसी ने मुलाकात भी नहीं की और ना ही रविंद्रनाथ महतो जी से खुद हमने कभी किसी भी तरीके की बातचीत भी की है। तो वो किस आधार पर ये बोल रहे हैं, वो उनको सामने आना चाहिए और उनको सामने आके बताना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा देखा वैसा देखा। इस आधार पे बोल रहे हैं। तो देखिए, सीता सोरेन की बेटी ने अब शिकायत दर्ज करा दी है। SC/ST थाने में यह शिकायत दर्ज हुई है। विवादित बोल के खिलाफ जो टिप्पणी इरफान अंसारी की तरफ से की गई थी, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था उसे अमर्यादित करार देते हुए इस पर खूब सियासत भी हुई है। इरफान अंसारी हालांकि ये कहते नजर आए थे कि भाई मैंने किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी अगर बुरा लगा है तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मेरी मंशा ऐसी नहीं थी। लेकिन सीता सोरेन की बेटी ये कह रही है कि भाई ये आज का तो मामला है नहीं, इससे पहले आपने हमारे भी कैरेक्टर पर सवाल उठाया। एक तरीके से ये कैरेक्टर असैसिनेशन है जो कि स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए अब मामला SC/ST थाने तक जा पहुंचा है। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां पर असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग को खंडित कर दिया है। जैतगढ़ क्षेत्र में नीलकंठ मंदिर के शिवलिंग को खंडित किया गया है। घटना को लेकर अब स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों ने जैतगढ़ बाजार को बंद कर दिया है। बीती रात को भी आक्रोशित लोगों ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिख रही होंगी। नाराजगी अब भी लोगों की बरकरार है कि बार बार आखिर मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है, कार्रवाई होती है इसके बावजूद लोगों के अंदर डर क्यों नहीं है। सामाजिक तत्वों ने मंदिर को तोड़ दिया है, बाबा की शिवलिंग को तोड़ा है। हम लोग मांग करते हैं कि जो भी दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये बहुत दुखद घटना है। भगवान की मूर्ति है, भगवान को भगवान की तरह रहना चाहिए। इसमें जो भी किया, जो भी दोषी है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान अपने ही सज़ा दे देंगे। लेकिन प्रशासन से भी मेरा मांग रहेगी कि इस दोषी को पकड़ा जाए जल्द से जल्द और दोषी को सज़ा दिया जाए। सबसे बड़ी दुखद की बात कि जो जैतगढ़ की घटना हुई है, इसके लिए तो प्रशासन तो जवाबदेही है ही। और इस परिस्थिति में, चुनाव के परिस्थिति में, किसी असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर शिवलिंग को जाके शिव भगवान को जहाँ स्थापित किया गया था उनको वहाँ तोड़ना और मंदिर में जाके इस तरह की उपद्रव मचाना, ये बहुत निंदनीय है। इसको जितनी भी निंदा की जाए कम है। अब न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि मंदिर में तोड़फोड़ के पीछे साजिश किसकी है? क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? और तोड़फोड़ करने वाले बदमाश कब पकड़े जाएंगे, ये बड़ा सवाल। चाईबासा मामले को लेकर बीजेपी में भी अब भारी नाराजगी और गुस्सा है। राज्यसभा के सांसद आदित्य साहू, उन्होंने इसे लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य में तुष्टीकरण इस वक्त हावी नजर आता है।
और इसी वजह से ऐसी घटनाएं जो हैं वो बार बार हो रही हैं। समाज को, एक हिंदू समाज जो देश की इतनी बड़ी आबादी है, उसको चिढ़ाने का काम करता है, उनके मनोभाव को ठेस पहुंचाने का काम करता है। जो हमारा आस्था का केंद्र मंदिर है, इस झारखंड में जितना 5 वर्षों में असामाजिक तत्वों ने, राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो हिंदू समाज को देखना नहीं चाहती हैं, उनको पसंद नहीं करती हैं, उनके भावनाओं को आहत करने का काम करती है। इसमें प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब अपराधियों की शिनाख्त होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कांग्रेस के नेताओं का झारखंड दौरा शुरू हो रहा है। 5 नवंबर की तारीख जब मल्लिकार्जुन खड़गे रांची पहुंचेंगे। कांके विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आएंगे। अब तारीख देखिए, 8 नवंबर राहुल गांधी सिमडेगा पहुंचेंगे। लोहरदगा में चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा उनकी तरफ से। 9 नवंबर को भी उनका कार्यक्रम 3 जगहों पर प्रस्तावित है, जिसमें राहुल गांधी 3 जगह कार्यक्रम करते हुए आपको दिखेंगे। जमशेदपुर में भी रोड शो हो सकता है, जो जानकारी सामने आ रही है। तो झारखंड में जारी विधानसभा चुनाव के बीच बड़ी संख्या में एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में बीजेपी के पूर्व नेता प्रणव वर्मा, आसू के द्वारा दारा हाजरा जो हैं विकास राणा और अपने समर्थकों के साथ जेएमएम को अपना नया ठिकाना बना लेते हैं। इस मौके पर सभी का स्वागत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सामूहिक समर्थन से झारखंड को एक नई दिशा मिलेगी। इस मौके पर जमुआ से विधायक रहे केदार हाजरा भी मौजूद रहे, जिन्होंने पिछले दिनों बीजेपी से नाता तोड़ दिया था। इसी आशा उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में राज्य के सर्वांगीण विकास में सभी वर्गों समाजों का हिस्सेदारी होगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अभी तो हमारे पास जो 5 साल का कार्यकाल रहा, बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा, आप लोगों ने देखा। इन चुनौती भरा परिस्थिति में भी बहुत सारे काम हुए, लेकिन बहुत सारे काम अभी भी अधूरे हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खूंटी में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने झारखंड में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग पर जल्दबाजी का आरोप लगा दिया। सीएम ने कहा कि केंद्र के हाथ की कठपुतली बन चुकी केंद्रीय संस्थाएं विरोधियों को परेशान करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाती हैं। चुनाव आयोग ने पहले ही चुनाव करा दिया है, कोई बात नहीं, चुनाव आयोग का अधिकार है। केंद्र सरकार के हाथों में आज के दिन कठपुतली की तरह नाचने वाले ये संस्थाएं जब चाहे, जैसा चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे अपना आदेश सुनाती है और अपने विरोधियों को परास्त करने के नए नए षड्यंत्र रचती है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, आज रात 9:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब अमित शाह रांची पहुंचेंगे। 3 नवंबर को अमित शाह की 3 सभाएं होने वाली हैं। 3 सभाएं कहां होंगी वो भी जान लीजिए। सिमरिया, घाटशिला और बरकट्ठा में ये सभाएं होने वाली हैं अमित शाह की तरफ से। बीजेपी का घोषणा पत्र भी इस दौरान जारी कर सकते हैं अमित शाह। सूत्र ये कहते हैं कि 3 नवंबर को घोषणा पत्र जारी हो सकता है। इसे लेकर इंतजार आपको कल का करना होगा, लेकिन आज रात 9:30 पर रांची पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी के चुनाव प्रचार में तेजी नजर आ रही है। बीजेपी के बड़े कद के नेता अब चुनाव प्रचार के लिए झारखंड आ रहे हैं।
3 नवंबर को अमित शाह झारखंड आ रहे हैं। वह सिमरिया, ढालबमगढ़ और बरकट्ठा में चुनावी सभा करेंगे। उसके ठीक अगले ही दिन 4 नवंबर को पीएम मोदी आ रहे हैं, जो गढ़वा और चाईबासा में चुनावी प्रचार करेंगे। जाहिर है कि बड़े कद के नेता के दौरे से बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता, प्रत्याशियों में उत्साह तो है ही, लेकिन जनता कितना भरोसा करेगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 3 नवंबर को ही अमित शाह बीजेपी एनडीए का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। जो जानकारी मिल रही है कि इस घोषणा पत्र में जो बड़ी चीज़ें होंगी उसमें मुफ्त बिजली की योजना शामिल हो सकती है। वर्तमान में हेमंत सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है, तो बीजेपी उसके बदले में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे सकती है। दूसरी बात कि 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जा सकता है। ऐसे कई घोषणा पत्र हैं जिस पर शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में लंबी बैठक हुई और घोषणा पत्र जो जारी होने जा रहा है उसको लेकर चर्चा हुई। लेकिन बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिस नेता की डिमांड चुनाव प्रचार के लिए सबसे ज़्यादा है वो है योगी जी, यानी उत्तर प्रदेश के सीएम। सबसे ज़्यादा डिमांड उन्हीं की गई है कि उनकी सभा ज़्यादा से ज़्यादा हो और यहाँ उसका लाभ बीजेपी को मिल सके। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी की जो रणनीति अपनाई गई है वो बड़े से बड़े नेताओं को झारखंड बुलाने की है और उसी योजना पर काम भी किया जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी घोषणा पत्र में मुफ्त बिजली का वादा कर सकती है। ये बड़ी खबर, जिस घोषणा पत्र पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, उस घोषणा पत्र में क्या कुछ जनता के लिए हो सकता है। तो बिजली का वादा जो है मुफ्त में, वो बीजेपी कर सकती है। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा संभव माना जा रहा है। घोषणा पत्र जारी करने को लेकर कल बैठक भी की गई, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे। फिलहाल 200 यूनिट मुफ्त बिजली हेमंत सोरेन सरकार दे रही है जनता को। घोषणा पत्र में 1 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का ऐलान भी संभव माना जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची आ रहे हैं और कल वे बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए आपको नजर आएंगे, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि घोषणा पत्र में महिला, युवा, किसान, रोजगार और कारोबार सभी का ध्यान रखा जाएगा। सभी प्रमुख मुद्दे जो राज्य के विकास से संबंधित हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने का विषय हो, युवाओं को सरकारी नौकरी में उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी, साथ साथ निवेश कैसे राज्य में आए ताकि युवाओं के सामने रोजगार के नए अवसर का सृजन हो। उसके अलावे कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करना ताकि जनता के बीच से संदेश जाए कि हम एक सुरक्षित राज्य में रहते हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का घोषणा पत्र कल जारी हो सकता है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के घोषणा पत्र में युवा, महिला, किसान और गरीब को ध्यान में रखकर कई ऐलान चौंकाने वाले हो सकते हैं, जिसे लेकर बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। जेएमएम ने हमला करते हुए कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा जारी करेंगे, क्योंकि बीजेपी यहाँ दुर्घटना करती है, वो पूरा नहीं, जो उनकी तरफ से जो वादे किए जाते हैं वो वादे कभी होते नहीं है पूरे, और इसीलिए जनता उस पर यकीन नहीं करेगी, जिस पर बीजेपी अब पलटवार कर रही है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग। भाजपा के घोषणा पत्र पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उनका 2 तरह का घोषणा पत्र होता है। एक जनता को दिखाने के लिए, उनको ठगने के लिए। यहाँ पर झारखंड जो ये सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार, हम लोगों ने बिजली बिल माफ कर दिया। 40-45 हजार एक व्यक्ति का था और उसे माफ करके बहुत बड़ी राहत पहुंचाई हम लोगों ने। बिजली बिल 200 यूनिट तक फ्री। आज से पहले क्या इनकी सरकार नहीं बनी थी क्या? यहाँ हाथी उड़ाने में मशगूल थे। हाँ बिल्कुल, हम सहमत हैं। जेएमएम जो कहती है वो बिल्कुल करती है। 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता दे दिया। जो महिला उत्पीड़न की संख्याएं थी उनको कम कर दिया। चूल्हा खर्च में 2,000 रुपये दे दिया। प्रत्येक गरीब के परिवार को 72,000 रुपये दे दिया। हर एक जगह ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज बना दिया। महिला बैंक से महिलाओं को 50,000 रुपये का बिना कोलैटरल का ऋण भी दे दिया। जेएमएम तो जो कहती है डेफिनेटली करती है, पर इनको शर्म आनी चाहिए। एक भी वादा इन्होंने अपना पूरा नहीं किया और उल्टे हम पर आरोप लगा रहे हैं। इसी मैनिफेस्टो के आधार पर ये चुनाव में गए थे और इसी मैनिफेस्टो को लागू नहीं करने के कारण जनता इनको बाहर का दरवाजा दिखाएगी। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले वादों का दौर अब शुरू हो चुका है। रांची पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ
ने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जीत हमारी ही है। इस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रदेश को किसी भी तरीके से इस प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज नहीं की जाएगी। ये यहाँ के मूलवासियों का, आदिवासियों का, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का प्रदेश है। दूसरे देश के लोग यहाँ आकर अपना हक जताएं जमीनों पर, ऐसा कतई नहीं होने दिया। 23 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारी अलायंस की सरकार है वो बनने जा रही है। तो जामताड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार और मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जिस पर इरफान अंसारी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता का काम करते हुए मेरे पास समय की कमी है और मेरे विपक्ष के पास इतना समय है कि जनता पर ध्यान देने की बजाय वे थाने और कोर्ट दौड़ रहे हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि ये 15 दिन का मामला है, फिर एक साथ रहना है। हमारे जो एमपी लोग हैं, पब्लिक में मैंने कहा जाए ध्यान दो यार, थाना कोर्ट कचहरी दौड़ रहा है केस के लिए। अरे भाई केस क्या होगा, 15 दिन का मामला है, रहना तो किस आता है। मुद्दे पे लौटे यार, मुद्दे पे बयानबाजी कीजिए ना। तो खूंटी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नीलकंठ सिंह मुंडा ने हेमंत सरकार को 0 नंबर दिया है। वो अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा पर लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को सपोर्ट न करने का आरोप लगता रहा है, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। देखिए नीलकंठ सिंह मुंडा से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। झारखंड का एक अहम जिला है खूंटी और खूंटी विधानसभा क्षेत्र में भी कई समस्याएं हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो खूंटी की मुख्य समस्या यहाँ की शिक्षा, पेयजल और साथ ही साथ कहा जाए तो पूर्व में रही नक्सलवाद की समस्या या फिर कहें तो उग्रवाद की समस्या, ये अहम रही। हालांकि उग्रवाद और नक्सलवाद पर काफी हद तक अब काबू पाया जा सका है। खासतौर से इस विकास का पहिया कहाँ रुका हुआ है, कहाँ जाम है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं और हमारे साथ इसे जानने के लिए इस वक्त मौजूद हैं खूंटी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, बीजेपी प्रत्याशी हैं नीलकंठ सिंह मुंडा। पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं और लगातार विधायक रहे हैं। सर, काफ़ी समस्याएं हैं खूंटी की और इन समस्याओं पर किस तरह से आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में आप देखते हैं? देखिए, जब से मैं विधायक बना मुझे विरासत के रूप में समस्याएं मिली थी और उस समस्याओं को हम समाधान करने के क्षेत्र में काम किए और आज हम कह सकते हैं कि खूंटी विधानसभा क्षेत्र विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। एक आरोप लगता है, हालांकि वो आरोप में कितनी सच्चाई है हम जानने की भी कोशिश करेंगे, कि आप जो हैं एनडीए प्रत्याशी को लोकसभा में सपोर्ट नहीं करते हैं, ऐसा? कोई भी एक आदमी ये कह दे कि हमने एनडीए प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं किया है तो उस दिन मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। एक वरिष्ठ नेता है नीलकंठ सिंह मुंडा, उन्होंने जाहिर तौर पर ये कहा कि वर्तमान में जिस तरह से हेमंत सरकार ने लोगों के साथ धोखा दिया और लोगों के भावनाओं के साथ खेला, इन वजहों से उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार को 0 नंबर दिया है और पूरी तरह से इस बार उनका दावा है कि यहाँ पर यूपीए की नहीं, एनडीए की नहीं, एनडीए की सरकार बनेगी, न कि इंडिया की। देखना होगा कि चुनाव में जनता किसे चुनती है और किस तरह से चुनावी नैया में कौन कौन से प्रत्याशी अपना बेड़ा पार करते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सिमडेगा और कोलेबिरा में सभा को संबोधित किया। उन्होंने हेमंत सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि झारखंड को बचाने के लिए बीजेपी को समर्थन देना जरूरी है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार सुजान जोजो मुंडा के पक्ष में वोट मांगा और उनकी सरकार बनने के बाद साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का आश्वासन तक दिया। साथ ही रोजगार को लेकर भी भरोसा दिया। क्लस्टर के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो प्रत्येक महीना पहले कैबिनेट में निर्णय होगी, वहाँ बहनों के खाते में 2100 रुपया जाएगा और साल में 25,000 रुपया मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और साल में पर्व के अवसर पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में बिना पैसे के मिलेगा।
बोकारो सीट से महागठबंधन की कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह ने 4 प्रखंड में दौरा किया और लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी परेशानी उन तक बताई। श्वेता सिंह ने कहा कि 10 साल से मौजूदा विधायक ने लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। 10 साल का जो यहाँ के लोगों का जो परेशानी रहा है वो उभर करके भी सामने आ रहा है। 10 साल से लोग जो क्षेत्र का जो जिस विकास के लिए उम्मीद करके लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना था वो ना उम्मीद रहा, उनके उम्मीद पे वो खरे नहीं उतरे, तो जिसका परिणाम है आज लोग जागरूक होकर के मेरे साथ एक नई उम्मीद, नए जोश और नए खरोश के साथ सब लोग मेरे साथ घूम रहे हैं। तो 13 नवंबर ये वो तारीख है जब पहले चरण का चुनाव झारखंड में होने जा रहा है, लेकिन इंडिया गठबंधन के बीच सीटों को लेकर अभी भी असमंजस ही बरकरार है। गठबंधन में आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता में अपनी स्थिति स्पष्ट की, जिसमें जेएमएम ने 45 प्रत्याशियों की घोषणा की। जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि माले 3 सीटों पर और आरजेडी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो ने कहा कि कांग्रेस ने 30 सीटों पर नामांकन कर दिया है और आरजेडी के साथ बातचीत भी जारी है। छतरपुर और विश्रामपुर सीटों पर जल्द ही सहमति बनने की उम्मीद है और दोनों ही सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रथम चरण में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और द्वितीय चरण में 20 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे। और विश्रामपुर में राजद ने भी अपना खड़ा किया है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर आपस में बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी उसका फैसला हो जाएगा और हम लोग मिलजुल के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस कितने पे कंटेस्ट कर रही है? टोटल नंबर ऑफ सीट 30 अभी वर्तमान में 30 तक अपना नामांकन दाखिल किया। तो देखिए, विधानसभा चुनाव के बीच झारखंड को नई मुख्य सचिव अब मिल गई हैं, अलका तिवारी। जी हां, अलका तिवारी ने मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। एल केयांगते के रिटायर होने के बाद अलका तिवारी को मुख्य सचिव बनाया गया। अलका तिवारी कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी अब तक संभाल चुकी हैं। गुमला और लोहरदगा की डीसी भी वो रह चुकी हैं। अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। अलका तिवारी के पति डीके तिवारी भी झारखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। मैं ये चाहूंगी कि पूर्ण अनुशासन रहे, और जब अनुशासन की मैं बात करती हूँ तो न केवल समय की पाबंदी की बात है, बल्कि जो काम हम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक हल्का काम कर रहा है, उसमें मुस्तैदी के साथ काम हो, तत्परता के साथ काम हो, शीघ्र निर्णय लिए जाएं। और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए।